गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे मॉलस्का संघ के दूसरे भाग के बारे में। तो कल हम लोग बात कर रहे थे जंतुओं के दूसरे सबसे बड़े संघ मॉलस्का के बारे में। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ में जंतुओं की सर्वाधिक जातियां सम्मिलित की गई हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद मॉलस्का का नंबर आता है। तो मॉलस्का जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कल के लेक्चर में संघ मॉलस्का के कुछ लक्षणों पे बात हम लोगों ने की थी। एक क्विक रिवीजन कल के लेक्चर का पहले करेंगे, फिर आज मॉलस्का के कुछ और लक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने बात की थी कि मॉलस्का जो संघ के जंतु हैं, ये कोमल शरीर वाले जंतु हैं। सॉफ्ट बॉडी वाले जंतुओं का एक संघ मॉलस्का है। दूसरी हमने बात की थी, ये जंतु द्विपार्श्व सममित हैं और इसलिए इन्हें बाइलेटरिया समूह में सम्मिलित किया गया है। फिर हमने बात की थी, ये त्रिकोरक स्तरीय जंतु हैं, यानी इनमें भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय मीजोडर्म और भ्रूणीय एंडोडर्म, ये तीनों जनन स्तर मौजूद होते हैं। तो ये त्रिकोरक स्तरीय जंतु हैं, ऐसी हमने कल बात की थी। मॉलस्का संघ के जो जंतु हैं, इनका संगठन का स्तर अंग तंत्र स्तर का है, यानी इनमें सिस्टम तंत्र विकसित हो चुके हैं। फिर हमने बात की थी इनमें सीलोम की, देह गुहा की। तो मॉलस्का संघ के जंतुओं में वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है और इनकी ये देह गुहा एनेलिडा जंतुओं के समान साइजोसीलस प्रकार की होती है, यानी देह गुहा मीजोडर्म के वी
पाटन से निर्मित होती है। तो इनमें वास्तविक देह गुहा है, मॉलस्का जंतु सीलोमेट प्रकार के जंतु हैं। यहां तक हमने बात की थी। फिर एक महत्वपूर्ण लक्षण की हम बात कर रहे थे, मेंटल के बारे में, प्रवार के बारे में। तो ऐसी एक जानकारी के बारे में कल चर्चा की थी कि मेंटल या प्रवार मॉलस्का संघ के जंतुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये मेंटल केवल और केवल मॉलस्का संघ के जंतुओं में ही उपस्थित होता है। तो इस मेंटल के बारे में कुछ डिस्कशन हम लोगों ने किया था और पहली बात आपको ये बताई थी कि ये जो मेंटल है, ये जो प्रवार है, ये एक्चुअल में देह भित्ति की अतिवृद्धि, बॉडी वॉल की आउट ग्रोथ, उसके परिणाम स्वरूप बनी हुई एक संरचना। दूसरी जानकारी जो मेंटल के बारे में, प्रवार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो ये थी कि ये जो मेंटल है, ये जो प्रवार है, इसी के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के एक कवच का, शेल का स्त्रावण किया जाता है। अब इसी मेंटल से जुड़ी हुई हम एक चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे और वो है आपकी बात करेंगे हम मुक्ता संवर्धन के बारे में। यहां बेसिकली हम बात कर रहे हैं मोती की, पर्ल की। आप सभी लोगों ने मोती, पर्ल जरूर देखा हुआ होगा। तो ये जो मोती है, ये जो पर्ल है, ये मॉलस्का संघ के कुछ जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो ऐसा हम कहते हैं कि जिन मॉलस्का जंतुओं से मोती प्राप्त होता है, वे एक्चुअल में बाइवाल्विया कहलाते हैं। ऐसे मॉलस्का जंतुओं को बाइवाल्विया, और पर्टिकुलर उनमें भी जिनका उपयोग मोती या मुक्ता संवर्धन के लिए किया जाता है, वो आपके पर्ल ऑयस्टर, मुक्ता सीपी कहलाते हैं। तो आज का लेक्चर बात करेंगे मुक्ता संवर्धन की, मोती उत्पादन की। तो एक बात आपको बताई कि जो मुक्ता है, जो मोती है, जिसे पर्ल कहा जाता है, तो ये जो मुक्ता
मुक्ता या जो मोती है ये बाइवाल्विया जो मॉलस्का जंतु है, ये एक्चुअली में मॉलस्का का एक वर्ग है और इनमें भी कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका उपयोग बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर मुक्ता संवर्धन के लिए किया जाता है। उन्हें हम पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, मुक्ता या मोती पर्ल बनता कैसे है, एक छोटी सी जानकारी उस पे हम बात करेंगे कि जंतुओं की संरचना में हमने देखा कि सबसे बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवच है। तो कल मैं बात कर रहा था कि कुछ मॉलस्का जंतुओं में कवच आंतरिक हो सकता है, लेकिन ऐसे केवल कुछ ही मॉलस्का जंतु हैं। कुछ मॉलस्का जंतु ऐसे भी होंगे जिनमें कवच अनुपस्थित होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अधिकांश मॉलस्का जंतुओं का कवच एक्सटर्नल बाह्य होता है और यहां पर अंदर की ओर कवच के मेंटल है, जिसे हिंदी में हम प्रवार के नाम से जानते हैं। तो कवच और मेंटल प्रवार, इसके बीच एक खाली स्पेस है, इस तरह से एक जगह है। अब हुआ क्या कि कोई भी बाहरी पदार्थ किसी शैवाल का टुकड़ा हो सकता है या किसी जंतु का कोई लार्वा हो सकता है, वो इस कवच और मेंटल के बीच में आ गया। यहां पर वो कण या वो पदार्थ ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ऐसे में मेंटल की उपकला कोशिकाएं, कौन-सी कोशिकाएं कि मेंटल की जो सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं वो है उपकला कोशिकाएं। इस बाहरी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के कारण ये उपकला कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और ये उत्तेजित होकर उस बाहरी ऑब्जेक्ट के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ परतों का स्त्रावण करती है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर जो कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ परतें निर्मित हुई, इसी संरचना को मोती, पर्ल या मुक्ता के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में औद्योगिक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर पर्ल ऑयस्टर का संवर्धन करते हैं, मोती प्राप्त करते हैं। इसी को मुक्ता संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो एक बात डिस्कस की आज मुक्ता संवर्धन के बारे में। नंबर 2, कल बात कर रहे थे मॉलस्का जंतुओं में उत्सर्जन के लिए हमने बात की थी नेफ्रीडिया है, लेकिन जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले
मॉलस्का जंतुओं में इन नेफ्रीडिया का अध्ययन किया। उन्हीं के नाम पर इन्हें बोजेनस के अंग इस नाम से जाना जाता है। श्वसन के लिए इनमें क्लो गिल्स पाए जाते हैं और यहां पर जो ये गिल्स है इन्हें टीनिडियम के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन की बात की थी, उत्सर्जन की बात की थी। आज बात करेंगे इनके रुधिर परिसंचरण तंत्र। मॉलस्का संघ के जंतुओं में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी ऊतक स्तर पर केशिकाएं अनुपस्थित हैं, उसके स्थान पर रुधिर कोटर पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनके रुधिर का रंग नीला रुधिर है और नीला है इसलिए इनके रुधिर में जो श्वसन वर्णक घुला हुआ है, जैसे एनेलिडा में इरिथ्रोक्रुएनिन या हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक था, इनके रुधिर में भी वर्णक है लेकिन वो वर्णक हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जिसमें कॉपर है। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है वैसे ही हीमोसाइनिन में कॉपर है और इसके कारण रुधिर का रंग नीला होता है। अगली बात करेंगे मॉलस्का जंतुओं में कुछ विशिष्ट संवेदी अंगों की। तो यहां पर एक विशेष संवेदी अंग है जिसका नाम है ऑस्फ्रेडियम। हिंदी में इसे जलेशिका के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्फ्रेडियम क्या करता है, जल जिस जल में मॉलस्का संघ के जंतु हैं उसकी गुणवत्ता की जांच ये करता है। तो ये एक्चुअल में एक रसायन संवेदी अंग है। इनमें लैंगिक विधि से जनन होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष हो सकता है बिना लार्वा के, परिवर्धन अप्रत्यक्ष हो सकता है, जीवन चक्र में लार्वा होगा। तो मॉलस्का जंतुओं में ग्लॉचिडियम लार्वा, वेलीगर लार्वा, ऐसे कुछ नाम है इनके लार्वा के, ग्लॉचिडियम या फिर वेलीगर, ऐसे कुछ लार्वा इनके जीवन चक्र में पाए जाते हैं। एनेलिडा के समान मॉलस्का में भी ट्रोकोफोर लार्वा उपस्थित हो सकता है। तो बात की संघ मॉलस्का की कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। मॉलस्का का ही एक जंतु है साइप्रिया। हमने कहा देखा है साइप्रिया को कि प्राचीन समय में कौड़ी मुद्रा के रूप में उपयोग में ली जाती थी। जैसे आज हम सिक्के हैं, नोट है, ये उपयोग में लेते हैं। तो प्राचीन समय में कौड़ी का उपयोग किया जाता था और ये कौड़ी साइप्रिया मॉलस्का संघ का ही एक जंतु है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।